गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 18 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी स्कीम। जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी स्कीम है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है अपार, ऑप्शन बी है प्रहार, ऑप्शन सी है प्रगति एंड ऑप्शन डी है सशक्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार जो कि एक यूनिक आईडी होगी हर स्टूडेंट के लिए, हर विद्यार्थी के लिए। सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक नोटिफिकेशन जारी की है, एक प्लान उसमें नोटिफाई किया है कि हम सारे जो विद्यार्थी हैं पूरे इंडिया में उनके लिए यूनिक आईडी नंबर एक क्रिएट करेंगे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं। जब इसका नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। पूरे मतलब एक नेशन एक देश एक स्टूडेंट आईडी स्कीम, जिसका नाम दिया गया है अपार। अपार की क्या फुल फॉर्म है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये क्या है कि लाइफ लॉन्ग यूनिक आईडी नंबर होगा हर विद्यार्थी के लिए जो कि उनके आधार नंबर पर बेस्ड होगा। तो जो ये पॉइंट है कि ये उनके आधार पर बेस्ड होगा, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये जो आइडेंटिटी नंबर होगा ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो सिस्टम है डिजिटली स्टोर करेगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में जो है स्टोर करेगा सभी एग्जाम्स का रिजल्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स हो गई, कोई ओलंपियाड आइटम आउटकम्स हो गए, ओलंपियाड का जो एग्जाम होता है उसकी आउटकम्स हो गई, और स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉप आउट होते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, उनका भी ट्रैक रखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अपार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। भारत का कौन सा शहर इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बनने के लिए अभी जो है तैयार है? ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी है ले, ऑप्शन सी है उदयपुर एंड ऑप्शन डी है चंडीगढ़। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदयपुर सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी, और जो उदयपुर है राजस्थान में है। तो जो राजस्थान की जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन्होंने इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो वहां का, उनकी पार्टनरशिप के साथ डेडिकेट किया है कि हम उदयपुर को जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाएंगे एज इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन चीज आपको पता भी होगी, अगर नहीं पता तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अभी जो फिलहाल क्या सिचुएशन है, उदयपुर की जो नॉमिनेशन है वो प्रोसेस में है सबमिट करने के लिए। कहां पर? रामसर कन्वेंशन में, सो दैट वो अप्रूव हो जाए। रामसर कन्वेंशन है जो वेटलैंड्स के लिए है, इसीलिए रामसर कन्वेंशन के पास इसकी प्रोसेस जो एप्लीकेशन है नॉमिनेशन है जाएगी। अभी पूरी दुनिया में 42 वेटलैंड सिटीज हैं और इंडिया में उदयपुर एंड भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, ये ट्राई कर रहे हैं कि हम इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी बनने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उदयपुर जो है ये नॉमिनेट होने की प्रोसेस में है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो रामसर कन्वेंशन फॉर वेटलैंड है ये कहाँ पर साइन हुई थी, कौन से शहर में, कौन से देश में? तो ये आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रविंद्रनाथ टैगोर्स बस्ट हैज बीन अनवील्ड इन। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बस्ट एक कहां पर अनवील की गई है स्टेचू की फॉर्म में? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है भूटान। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्सप्लेनेशन है सारी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बस्ट है वो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट की है। कहां पर? वियतनाम की बैक निन सिटी में, जो कि नोबेल लॉरेट भी थे, राइटर भी थे, पोएट भी थे। इंडिया और वियतनाम जो है इनके हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी हैं। 2000 साल पुरानी इनकी जो हिस्ट्री है वो शेयर की जाती है, जो कि मेनली बुद्धिज्म के में रूट की जाती है क्योंकि इंडोनेशिया में भी बुद्धिज्म है, काफी प्रोमिनेंट है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनका एक सबसे फेमस वर्क था जो पोएट्री की इनकी कलेक्शन थी गीतांजलि, जो कि 1910 में पब्लिश हुई थी इंडिया में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था गीतांजलि की इंग्लिश ट्रांसलेशंस के लिए, सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था 1913 में।
तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एस जयशंकर जी ने बोला है कि ही वाज प्लीज्ड टू नो दैट कि वियतनाम जो है इन्होंने कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप, जो ऐसी जो टिकटें होती हैं जो आप पोस्ट ऑफिस में यूज करते हो, वैसी टिकट लेकिन कमेमोरेटिव, वो जो है इश्यू की है रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऑनर में 1982 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द प्रोविजंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट MTPA 2021, what is the maximum time for the termination of a viable fetus? So जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 है, अमेंडमेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, बेबी का अबॉर्शन के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या दी गई है वायबल फीटस की, जो ऐसे मान लो कि नॉर्मल फीटस की। ऑप्शन ए है 28 वीक्स, ऑप्शन बी है 46 वीक्स, ऑप्शन सी है 30 वीक्स एंड ऑप्शन डी है 24 वीक्स। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी मेडिकल जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के लिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो फीटस है इट इज 27 वीक ओल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड को अपहोल्ड किया है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो अभी तक जिस बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, उसका भी राइट है। और उन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमेन की जो प्ली है उसको जो है मतलब उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया है, आप ऐसे लगा लो, जो कि 27 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी के लिए टर्मिनेट करने के लिए जिसने केस फाइल किया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फीटस है, जो अनबॉर्न बेबी है, ये क्या है, वायेबल है, बिल्कुल ठीक है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर 24 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो मेडिकल बोर्ड की जो है उनको रिपोर्ट के लिए जो सारी चीजें दी जाती हैं कि मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करता है कंडीशंस। अगर कोई भी इमरजेंसी हो, फीटस की या मदर की हेल्थ को कोई इश्यू हो या डेंजर हो, उसी केस में जो है पोस्ट 24 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो परमिशन दी जाती है। जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, उसके अकॉर्डिंग जो वायेबल फीटस है 24 वीक्स के बाद उसको टर्मिनेट करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूज में था, क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 24 वीक्स। यहाँ पर जो कीवर्ड है वायेबल फीटस, आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following country has held its first 2+2 dialogue with India? इनमें से कौन से देश ने रिसेंटली इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग जो है वो अभी कंडक्ट किया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2+2 डायलॉग जो है ये इंडिया और यूके का हुआ है पहला, फर्स्ट 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग एक्चुअल में है क्या? मीटिंग का एक फॉर्मेट है जहां पर फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है दोनों देशों के वो मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। दोनों पार्टनर्स को इनेबल करता है कि वो एक दूसरे की जो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस हैं, कंसर्न्स हैं, सेंसिटिविटीज हैं, उसको बेहतर समझें और अप्रिशिएट करें और एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड करें। इंडिया के पहले यूके से पहले भी 2+2 डायलॉग्स हैं। कौन कौन से देशों के साथ? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया। तो ये पहला देश नहीं है जिसका इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग है, लेकिन यूके का इंडिया के साथ पहला 2+2 डायलॉग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूके। ऐसी एग्जांपल्स आप इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following state reported India's first tilapia parvo virus? इनमें से कौन सा राज्य ने रिसेंटली इंडिया का पहला तिलापिया पार्वो वायरस का जो केस है पहली बार रिपोर्ट किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिलापिया पार्वो वायरस जो है ये इंडिया का पहला तिलापिया पार्वो वायरस जो है रिपोर्ट किया गया है रिसेंटली। कहां पर? तमिलनाडु में। तो जो तिलापिया है ये एक फिश की, फ्रेश वाटर फिश की स्पीशीज है
ये जो पार्वो वायरस है इसने फार्म ब्रेड तिलापिया को अफेक्ट किया है और बहुत ही ज्यादा डेथ हुई है फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज की, जिसका नाम है तिलापिया। इंडिया में जो टीआईपीवी है डिस्कवरी इसकी, ये थर्ड अकरेंस है। इससे पहले 2019 में चाइना में ये जो है रिपोर्ट किया गया था और उसके बाद 2021 में थाईलैंड में। इंडिया में पहला इस बार जो है पहला केस इसका रिपोर्ट किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है किसको अफेक्ट करता है, फिश की स्पीशीज को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली रसबल्ली गॉट जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। रसबल्ली को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसबल्ली जो है उड़ीसा के केंद्र तारा से है, जो कि एक स्वीट डिश है जिसको जीआई टैग मिला। माना जाता है कि 262 साल पहले जो है श्री बलदेव जो टेम्पल है, मंदिर है, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था। जो अभी वहां पर मेन डीटी है श्राइन के, बलदेव जी टेम्पल के, उनको रसबल्ली भोग के फॉर्म में जो है वहां पर लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। इसकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओनली इंडियन पीएसयू कंपनी इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट। भारत का अकेला पीएसयू कंपनी ऐसा कौन सा है जिसको फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में इंक्लूड किया गया? ऑप्शन ए है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है एनटीपीसी, ऑप्शन सी है बीएसएनएल एंड ऑप्शन डी है ओएनजीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीपीसी जो है इट हैज बिकम द ओनली इंडियन पीएसयू जो कि फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट में फीचर हुआ है। ये इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉन्ग्लोमेरेट है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 फोर्ब्स की लिस्ट में जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका रैंक जो है 261 रहा आउट ऑफ 700 कंपनीज, और ये ओनली अकेली इंडिया की पीएसयू है जिसको इस लिस्ट में जगह मिली है। एनटीपीसी का जो प्रोग्रेसिव और पीपल बिफोर पीएलएफ अप्रोच है वो रिकॉग्नाइज किया गया है इसमें। एक्सीलेंस इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ये प्रोसेस में करते हैं। केयरिंग लर्निंग एंड एंगेजिंग वर्क प्लेस है, एम्प्लॉय की वेलबींग एंड केयर है, मीनिंगफुल कोलैबोरेटिव एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है। ये सब चीजों की वजह से जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एनटीपीसी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लॉरियस एम्बेसडर। लॉरियस एम्बेसडर जो है किसको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है महेश भूपति, ऑप्शन सी है मनोहर सिंह गिल एंड ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जो है इनको लॉरियस जो एम्बेसडर अभी अपॉइंट किया गया है, जो कि इंडिया के जेवलिन थ्रोअर हैं। इंडिया का नाम इन्होंने बहुत बार ऊंचा किया है ओलंपिक्स में। सो ये ओलंपिक एंड वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन है जिन्होंने ये जो अभी लॉरियस एम्बेसडर बन गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले भारतीय नहीं है, इससे पहले जो क्रिकेटर है युवराज सिंह वो भी जो लॉरियस एम्बेसडर रह चुके हैं। ये जो है रेनिंग ओलंपिक एंड वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन है, इन्होंने युवराज सिंह को ज्वाइन किया है टू बी लॉरियस एम्बेसडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नीरज चोपड़ा। Next question is according to Mission Indradhanush 5.0, India aims of achieving measles and rubella elimination by dash। मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अकॉर्डिंग भारत का एम है कि वो मीजल्स और रूबेला जो बीमारियां हैं इसको एलिमिनेट करेगा किस साल तक? ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2023 एंड ऑप्शन डी है 2070। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 जो है एक फ्लैगशिप रूटीन इम्यूनाइजेशन कैंपेन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसने रिसेंटली 3 राउंड कंक्लूड कर लिए हैं। IMI जो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 ये इंश्योर करता है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज यानी कि वैक्सीनेशन जो है वो ऐसे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज तक भी पहुंचे जो पहले जो मिस आउट हो गई हैं या फिर जो नहीं
ड्रॉप आउट हो गए हैं, जिनको ये फैसिलिटी, जिनकी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है। इस साल पहली बार ये जो कैंपेन है सभी जिलों में भारत के जो कंडक्ट किया जा रहा है और 5 साल के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। पहले क्या था, सिर्फ 2 साल तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता था। जो IMI 5.A कैंपेन है, इसका एम है कि इम्यूनाइजेशन कवरेज को, यानी कि वैक्सीन को सभी तक पहुंचाया जाए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी जो है फोकस करता है। स्पेशल फोकस है मीजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन के अंडर, सो दैट 2023 तक मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट किया जाए और जो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है भारत का, उसको यूज किया जाए रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए पायलट मोड में भारत के सभी जिलों में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मीजल्स क्या है, जैसे जो चेचक होता है वैसे ही फॉर्म है मीजल्स भी, रूबेला भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2023। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इसके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।